हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाले उसके लिए। और इसमें अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर की है। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 8। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 63rd बीपीएससी की पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 63rd बीपीएससी की है। और उससे पहले हम लोग 56 to 59th बीपीएससी की पूरी क्वेश्चन कर ली है। 60 to 62nd बीपीएससी की सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए है। इसमें आपको जो लोग नए हैं उनके लिए सजेशन है कि फ़र्स्ट आप पहले 7 लेक्चर देख लीजिए, फिर आप 8 लेक्चर देखिएगा। तो फर्स्ट आप प्रीवियस वाले कंप्लीट कीजिए और फिर नया देखिए। सेकंड आपका सजेशन ये है कि आप इसका नोट जरूर बनाइए, क्योंकि विदाउट नोट्स कोई सेंस नहीं बनता है ना। सो आप खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड देन फिर पीडीएफ बहुत सारी आपके पास में पहले से भी पीडीएफ होगी, और नई पीडीएफ ऐड करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बना लीजिए, सो दैट कि बाद में आपको रिवीजन करने में फ़ायदे होंगे, है ना। और बिना रिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। वन मोर थिंग कि आपको हर दिन जो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो टेलीग्राम चैनल पे PYQ_pedia पे मिलती है, तो वहाँ जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी PCS में पूछे हुए हैं, तो वो भी आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका क्या नाम था? जन क्रांति था, हुंकार था, कृषक समाचार या विद्रोही? तो ये जो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जो जर्नल पब्लिश किया था वो आपको कौन सा किया था? हुंकार। तो द आंसर शुड बी द हुंकार, ठीक है। इसमें और भी लोग थे। सहजानंद सरस्वती के अलावा जो है जदुनंदन शर्मा जी थे, यमुना कारजी जी थे, है ना। शर्मा जी थे, जदुनंदन शर्मा जी थे, और कारजी जी थे, और राहुल सांकृत्यायन थे। तो ये सब स्टार्ट किए थे एक मैगजीन हुंकार। तो बाद में ये किसान सभा का माउथपीस बन गया था। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, हुंकार। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? पटना में आपको 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा, ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913 में किया। तो आपको पहले याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति की ब्रांच बिहार में कहाँ पे की गई थी। तो पहला क्वेश्चन हो गया पटना कब की गई थी, तो ये याद रखेंगे 1913, ठीक है ना। और किसने किया था ये याद रखेंगे, इट्स सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है ना। और इनको जो बंकिम चंद्र मित्रा जी थे, ठीक है ना, BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा जी थे, उनको जो है सो इनको लीड करने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अब हम अगर बात करें कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये तो ब्रांच थी। अनुशीलन समिति जो है सो सबसे पहले कहाँ पे बनी थी, कौन सी समय में बनी थी? तो अनुशीलन समिति जो है 24 मार्च 1902 में बनाई गई थी, ठीक है। और किसने किया था? सतीश चंद्र बोस ने, और प्रेमनाथ मित्र जी थे, परमनाथ, है ना, परमथानाथ, ठीक है, देख लेना, है ना। परमथानाथ मित्र जी थे, ये दोनों मिलकर के बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? कलकत्ता में। और इसके जो हेड थे, जो बनाया गया था, उसका था बरिंदर कुमार घोष। कौन थे? बरिंदर कुमार घोष, जो कि अरविंदो घोष के छोटे भाई हुआ करते थे। अनुशीलन समिति ये बनाई गई थी। इसके 2 आर्म हुआ करते थे उस समय। वन इज द ढाका, एक जो हेड होती थी ढाका में, ढाका अनुशीलन समिति, है ना। और एक कलकत्ता में होती थी, उसको बोलते थे जुगांतर ग्रुप। क्या बोलते थे? जुगांतर ग्रुप। सो दीज आर द 2 आर्म्स। वन इज द एट ढाका अनुशीलन समिति एंड वन जो ढाका में था, और वन इज द जुगांतर ग्रुप था जो कि कलकत्ता में था, ठीक है ना। और इसको ढाका में कौन ज़्यादा पॉपुलराइज किया था उसका भी नाम याद रखिए, पुलिन बिहारी बोस। कौन थे? पुलिन बिहारी बोस। इतनी अगर आपको याद होगा तो काम चल जाएगा कि अनुशीलन समिति कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी, कौन कौन सी आर्म थी इसकी, एंड देन फिर पटना में कौन बनाया था, कि कौन सी ईस्वी में बनाया था, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज किसान सभा मुंगेर में 1922-23 में? किसान सभा ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो किसान सभा मुंगेर में ऑर्गेनाइज किया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा सिंह ने। सो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एवं। अब अगर हम बात करें बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये कब बना था? 1929 में, ठीक है। कहाँ पे बना था?
सोनपुर मेला जो होती है वहाँ पे एक मीटिंग बनाई गई थी। सोनपुर मेला कहाँ पे होती है? बिहार में। तो सोनपुर मेला में एक मीटिंग बनाई गई थी। उस मीटिंग में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में आपको बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें लीडर कौन कौन थे आपको पता है कि वन इज द सहजानंद सरस्वती जी थे, इसके बाद जदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद इसी की तर्ज पे ऑल इंडिया किसान सभा आपको कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ये आपको कांग्रेस के लखनऊ सेशन में बनाया गया था। ठीक है ना, कौन? 1936 में। समझ में आ गया। और इस सभा को भी लीड कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एनजी रागा जो है सो उसके सेक्रेटरी थे। कौन थे? एनजी रंगा सेक्रेटरी थे, और सहजानंद सरस्वती जो थे इसको लीड कर रहे थे। समझ में आ गया। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सारी चीज़ें आ गई। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी? ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। बिहार, देखिए, एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और एक है बिहार कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनाई गई थी, जुलाई 1931 में, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाई गई थी। यहाँ पे अंजुमन जो इस्लामिया हॉल पटना में है वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। एंड इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपको आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मीटिंग कौन बुलाया था? कहाँ पे बुलाया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। तो ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गया। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है सो बनाई गई थी 1931 में। कौन थे? उसका नाम गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा एंड रामानंद मिश्रा, ये 4 लोग मिलकर के बनाए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिहार सोशलिस्ट पार्टी एंड बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थे 1930, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने, यहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होना चाहिए। 1934 में जो बनी थी दैट्स अ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और उसमें सेक्रेटरी बने थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना। और ये बाकी जो बिहार जो 1931 में बनी थी पार्टी, है ना, वो बता दिया मैंने आपको कि गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा के द्वारा बनाया गया था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान आप रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन से थे? ठीक, कौन से थे? एएन सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे। तो अगर आपको ये पता होगा तो कि कौन कौन इसमें थे, तो हम इसमें याद रख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी तो थे ही, राजेंद्र प्रसाद तो इसमें थे ही। बिहार से भारतीय सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी भी थे, और बाबू जगजीवन राम भी थे, और श्याम नंदन सहाय थे। कौन थे? श्याम नंदन सहाय। ठीक है, श्याम नंदन सहाय जी थे। इसके बाद इसमें कृष्णा सिंह भी थे, है ना। कृष्णा सिंह थे, देन महाराजा कामेश्वर सिंह जो दरभंगा के थे वो थे, जगत नारायण लाल थे। इसके बाद आपको सत्यनारायण सिन्हा जी थे, जयपाल सिंह थे, ब्रजेश्वर प्रसाद जी थे, राम नारायण सिंह थे, जगजीवन राम तो थे ही। तो ये 3 तो आपको थे ही। यहाँ पे श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा कर दिया, इट्स श्याम नंदन सहाय जी थे। ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सो वो आपको प्रेसिडेंट चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है ना। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो वो उनको इंटरिम प्रेसिडेंट चूज किया गया था दिसंबर 11, 1946 को। बाद में आपको इलेक्ट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आपको 2-3 चीज़ें, सच्चिदानंद सिन्हा भी याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद भी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम और बाकी कृष्णा सिन्हा वगैरह आप याद रखेंगे इसमें। दिस इज द एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें दी हुई है। अगला है कि द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप। पहला
जो मिनिस्ट्री हुआ था, इंडियन मिनिस्ट्री बिहार में 1937 में, उसको हेड कौन कर रहे थे? कृष्णा सिंह जी थे, एमडी यूनिस थे, जीएस लाल थे और वहाब अली थे। सो पहला जो इलेक्शन होती है वो आपको मार्च 1937 में होती है और बिहार में, और सबसे बड़ी पार्टी जो होती है कांग्रेस होती है। इसके बाद मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी जो है सो साथ में लड़ती है कांग्रेस के सीट शेयरिंग बेसिस पे, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो बनती है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। सो फर्स्ट कांग्रेस पार्टी, सेकंड जो है सो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनती है। अब यहाँ पे बिहार में बैरिस्टर होते हैं मोहम्मद यूनुस। सो मोहम्मद यूनुस जो है सो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और पहला जो है सो प्रीमियर वहाँ के बिहार प्रोविंस के बनते हैं। और पहला चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट ऑफ बिहार के कौन थे? श्री कृष्णा सिंह, फर्स्ट सीएम। ठीक है, फर्स्ट सीएम। और डिप्टी जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्रीमियर जो कम फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं इसमें? अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है ना, तो हमें याद क्या रखना है? मोहम्मद यूनुस। तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई तक बहुत कम दिन रहे थे, 109 दिन बस रहे थे, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के थे मोहम्मद यूनुस। तो पहला जो आपको लीडर बने थे वो थे मोहम्मद यूनुस। और पहला अगर सीएम बोलेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट सीएम जो है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, तो वो थे श्री कृष्णा सिंह। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखेंगे इसको। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि हुम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद के अनुसार से फादर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? क्या वो जिन्ना जी थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड मिंटो थे और लियाकत अली खान थे? तो राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में आई है, जिसको हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, है ना, वहाँ पे सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की शायद ये नहीं होता, है ना, रिलीजन के बेस पे आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो। इसके कारण राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि वही जो है सो बीज रोप के चला गया, बीज रोपण कर दिया आपको पाकिस्तान का। तो उनका कहना है कि लॉर्ड मिंटो जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है एंड ही इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान एज पर द राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पटना लॉन रीनेम्ड? पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कब पड़ा? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? अब इसमें देखिए, पटना यहाँ पे ये पहले गोल्फ कोर्स हुआ करता था, गोल्फ कोर्स का प्लेस हुआ करता था पटना में, यानी हॉर्स रेसिंग वगैरह यहाँ पे होती थी पटना लॉन में ब्रिटिश के समय में। जब पहली बार महात्मा गांधी जो है सो विजिट करते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो उस समय में वो पटना में एक बहुत बड़ी भीड़ को एड्रेस करते हैं। और उस समय में पहली बार जो पटना लॉन था, जो पहले गोल्फ कोर्स या हॉर्स रेसिंग का जगह होता था, जहाँ पे किसी इंडियन लोगों को बिना रिस्ट्रिक्शन के अलाउ किया गया था, है ना। उससे पहले क्या होता था कि इट्स ओनली फॉर द यूरोपियन, वहाँ पे सिर्फ यूरोपियन जा सकते थे। तो पहली बार लोगों को अलाउ किया गया था, है ना, या यूरोपियन या लॉयलिस्ट जो इंडियंस होते थे उनको जाना होता है। तो इसीलिए जब गांधी जी की डेथ हो जाती है 1948 में, तो उनको ट्राइब्यूट देने के लिए पटना लॉन का नाम गांधी मैदान रख देते हैं। सो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन रैली, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी जाते हैं बिहार, चंपारण जाते रहते हैं, वहाँ पे पटना में एक रैली को संबोधित करते हैं पटना लॉन में। पहली बार वहाँ पे आम लोगों को भी एंट्री मिलती है, उससे पहले सिर्फ यूरोपियन लोगों को एंट्री मिलती थी, या जो लॉयल लोग होते थे यूरोपियन के, उनको एंट्री मिलती थी। जब गांधी जी की असैसिनेशन हो जाती है, डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उस समय पटना लॉन का नाम रख करके उनको ट्राइब्यूट देने के लिए गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। सो आंसर शुड बी सी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? लीटन की जो इल्बर्ट बिल वाली थी, इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, कि इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी उसके कारण बॉम्बे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गई थी। इसीलिए 1885 में, है ना, जनवरी 1885 में बनाया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। किसके किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, केती तेलांग और तैयबजी, ये 3 लोग मिलकर के बनाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो हम क्या क्या याद रखेंगे कि 1885 में बनाया था, और फिरोज शाह मेहता, केती तेलांग और बदरुद्दीन तैयबजी, ये 3 लोग मिलकर के बनाते हैं। किसके लिए? इल्बर्ट बिल जो होती है, इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी होती है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इस्टेब्लिश्ड इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स? तो कौन बनाते हैं
इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स कौन बनाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। ये आपको 1901 से लेकर के 1907 तक है कैडेट कॉर्प या मिलिट्री स्कूल फाउंड किया गया था कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रिंसेस को, जो ब्रिटिश इंडिया के जेंटलमैन्स होंगे उनको ट्रेनिंग दिए जाएंगे। और ये 1901 में खोली गई थी, है ना। और इट्स लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ये ओपन की गई थी। तो ये हम याद रख सकते हैं, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स कब ओपन की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी और ये किस चीज़ के लिए था? इट्स ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये मिलिट्री स्कूल खोली गई थी। तो इतना हम याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन का डिक्लेरेशन कब हुआ था? देखिए, डिक्लेरेशन जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है, किसने किया था? ये हम लोग को पता है कि कर्जन ने किया था। सो डिक्लेरेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो हुआ था वो आपको 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हमको डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इसके बाद इसमें कब हुआ था, कब से हुआ था? ये आपको 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। तो 19 जुलाई 1905 को आपको अनाउंस किया था, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया। तो तीनों डेट हमको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली के मर्डर के लिए किसको लाइफ पनिशमेंट मिला था, है ना, मृत्युदंड दिया गया था। सो इट्स मदन लाल ढींगरा जो थे, ये आपको इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे उस समय इन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली को आपको हत्या कर दिए थे। एक ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने आपको इसलिए हत्या की थी कि जो इंडियंस की किलिंग कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में, उसके देख करके उन्होंने इनको हत्या कर दिया था। ठीक है ना। और इनको 17 अगस्त 1909 को आपको हैंग कर दिया गया था। ठीक है। अब ये जो मनमथ नाथ आप देख रहे हैं, मनमथ नाथ गुप्ता, ये आपको एक्टिव मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, और ये पार्टिसिपेट की थी किसमें? काकोरी में, है ना। और इनको 14 साल की जेल हुई थी, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी उसमें, है ना, 1925 में। उधम सिंह आप लोगों को पता है ही है कि इन्होंने माइकल ओ डायर को, गलत पार्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, तो जो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको याद रहे। भगत सिंह आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय, इंडियन हाई कमीशन का पोस्ट कौन से एक्ट से हुआ था? क्या ये 1909 का एक्ट था मॉर्ली मिंटो, या 1919 का था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, या 1935 था, या 1947 था? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वहाँ पे एक न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में ओपन की गई थी, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है ना। और इसी में सब्जेक्ट को डिवीजन किया गया था, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में। देन बाई कैमरलीज सेंटर में आया था, प्रोविंस में डायरकी आया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें 1919 में है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई थी, विमेन को और डिप्रेस क्लास को वोटिंग राइट मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है सो सिख के लिए मिला था। सो 1919 को हम लोग याद रखेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये हम लोग को पता है कि सिर्फ एक ही में भाग लिया था, वो सेकेंड में भाग लिया था, फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लिया था। ठीक है ना। पार्टिसिपेटेड नहीं, सिर्फ सेकेंड में हुआ था। आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये आपको सेकेंड जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था। तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये आता है, बाकी डिटेल आपको लिखी हुई है, और उसमें गांधी जी ही रिप्रेजेंट करते होते हैं कांग्रेस को। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ, कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी सेशन थी जिसमें महात्मा गांधी जो है सो हेड थे? 1922 की सेशन थी, 24 की थी, 28 की थी। 92 में कहाँ पे सेशन होती है गया में सेशन, और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? चित्तरंजन दास, है ना। तो यहाँ पे स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होती है। आपको पता होगा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होती है। 1924 में बेलगम में सेशन होती है, और इसमें जो होते हैं गांधी जी आपको प्रेसिडेंट होते हैं, और ये द ओनली सेशन जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट होते हैं। 1928 में कलकत्ता में सेशन होती है,
और मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं और वहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। 1929 आपको लाहौर में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होते हैं और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होती है ना। 1931 में कराची में सेशन होती है, जो वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल राइट की रिजोल्यूशन पास होती है। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम और गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्समेंट वहाँ पे मिलती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट वन जो है सो हम इसके साथ साथ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन कब आई थी? मई 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी और इसके 3 जो मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे। तो कौन मेंबर नहीं थे? वेवेल मेंबर नहीं थे इसमें, ठीक है ना। और इन्होंने बताया गया था कि इन्होंने कहा था, इनका एजेंडा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। इन्होंने फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड को अस्वीकार किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये इन्होंने कहा था कि भाई हम ठीक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। एंड इन्होंने जो जितनी भी स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थी, उसको 3 भाग में बांटा था। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग जो है इसमें ज्वाइन किया था, बाद में मुस्लिम लीग जो है सो इसमें से हट गया, ठीक है ना। और इंटरिम गवर्नमेंट भी इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही बनेगा। तो ये बाकी डिटेल है, आप इसमें देख लेना ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, ठीक है ना। जिन्ना ने, इकबाल ने, रहमत अली ने, खफी खान ने। सो नाउ और एवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ये आपको लिखा था किसने? आपको चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। सो पाकिस्तान डिक्लेरेशन एक पैम्पलेट हुआ करती थी, है ना, वो आपको इन्होंने 28 जनवरी 1933 को इन्होंने पब्लिश किया था। दैट द नाउ और नेवर वी आर टू लिव और पेरिस फॉर एवर। और द पहली बार पाकिस्तान वर्ड जो है सो इसी पैम्पलेट में यूज हुआ था, ठीक है। और ये पैम्पलेट सर्कुलेट भी हुआ था, जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में, उसमें, ठीक है ना। सो यू कैन सी द चौधरी रहमत अली और यू कैन सी दिस पैम्पलेट मैंने लाई है आपके लिए। देखिए, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान का बताया भी है कि पाकिस्तान जो है 5 नॉर्थर्न यूनिट्स ऑफ इंडिया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये मिलकर के पाकिस्तान इन्होंने बनाया था। तो ये पैम्पलेट था जो चौधरी रहमत अली ने आपको लिखा था। इतनी याद रखेंगे, काम चल जाएगा। किसने सती को इलीगल डिक्लेयर किया था? वारन हॉस्टिंग जी थे, विलियम बेंटिक थे, कॉर्नवालिस कर्जन। सती का जो एबोलिशन हुआ था राजा राम मोहन राय की बहुत अधिक प्रयास के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती एबोलिशन एक्ट आई थी। सती एबोलिशन एक्ट आई थी कब? 1829 में, है ना, ब्रिटिश। तो ये आपको विलियम बेंटिक हम लोग याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय 1829, विलियम बेंटिक, 3 चीज़ें इसमें हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पैक्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जो हुई थी वो आपको 1900 ईस्वी में पास किया गया था, ठीक है ना। ये 1900 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इन्होंने लिमिट कर दिया था कि लैंड ओनरशिप पंजाब प्रोविंस में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है ना। और इन्होंने एक ट्राइब बना दिया था, एग्रीकल्चरल ट्राइब्स, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ इसी लोग, एग्रीकल्चरल ट्राइब जो होगा वो अपने में ही कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर ट्राइब अगर कुछ भी खरीदना है तो एग्रीकल्चर ट्राइब की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो ये आपको ब्रिटिश राज में आई थी 1900 में, तो ये आप एक लाइन याद रख सकते हैं। अगला है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर हुज हेडशिप? कौन हेड थे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है सो बनाई गई थी जुलाई 1947 में और उसके हेड थे, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, सरदार पटेल। सरदार पटेल इसके हेड थे, ठीक है ना। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन थे? इट्स अ सरदार पटेल, ठीक है ना। कि जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे मैनेज करेंगे वो देखने का, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ इट्स अ मैथ्स क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पे शेषफल 47 मिलता है। मतलब एक संख्या है उसको 342 से भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल मिलता है वो 47 मिलता है।
सो वी कैन राइट दैट कि दिस संख्या इज इक्वल टू 342 से भाग दे रहे हैं इनटू हम y लिख देते हैं और प्लस 47, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, अगर ये सेम नंबर को 19 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दैट्स मीन्स यू आर डिवाइडिंग दिस बाय द 19। सो ये 342 इंटू वाई डिवाइड बाई 19 हो गया प्लस 47 बाई 19, ठीक है। सो ये नंबर होगा और प्लस 9 होगा, ठीक है। तो ये इससे डिविजिबल है और इसमें 19 इंटू 2 38, तो आपको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 38 प्लस 9 47, तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो 9 बचेगा, ठीक है ना। सो अगर सेम नंबर को हम अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 9। इसमें आप शॉर्टकट भी कर सकते हो कि इस टाइप की अगर क्वेश्चन आती है कि किसी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये होता है, तो उस रिमाइंडर को जो नंबर से डिवाइड करना है उससे कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु स्पेंड 66.2/3% ऑफ 66.2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस क्या है। अब कोई पर्सन है जो 66.2/3% जो है सो अपने इनकम का सेव करता है 1200 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। तो उसकी मंथली टोटल एक्सपेंस क्या है। अब इसमें जो है सो बस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यही है, क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन करना है। सो 66 इंटू 3 प्लस 2, तो 66 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 198, तो 200/3%, थोड़ा आसान हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो भी इनकम होगा, तो आप क्या करते हैं, इनकम को जो खर्चा हो गया प्लस जो सेविंग हुआ, सो इनकम टोटल जो भी पैसा है उसमें ये सेविंग हो गया। नाउ ही इज सेइंग दैट कि आपका जो इनकम है स्पेंड 66 ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव, मतलब इतना पैसा तो खर्चा कर देता है। तो वट एवर लेटेस्ट एज्यूम कि अगर इनकम आई है किसी का, जो एक्स ही मान लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का अगर ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि 200/3% जो है वो इस पर खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है, तो टोटल 100 है, 100 में से 200/3 अगर वो खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है, 100/3%, है ना। तो x का 100/3 और परसेंट है तो 100 से करेंगे, इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि हमें सेविंग ही दिया हुआ है तो हम इसलिए कर लिए इसे। नाउ सो इसका मतलब 3600, इसका मतलब उनकी जो टोटल इनकम है वो 3600 है, उसमें से सेविंग वो कर लेते हैं 1200। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 3600 भी ऑप्शन है इसमें, आप सीधे मार के आ जाएंगे। हिज मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, मतलब टोटल इनकम उनकी 3600 रुपये है, उसमें से वो 2400 रुपये खर्च कर देते हैं और 1200 सेविंग करते हैं। सो इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, सो आंसर शुड बी 2400, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पर्सन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कमाता है, उसका 200/3% जो है सो खर्चा कर देता है, और 200/3 खर्चा कर देता है तो मतलब बचाता कितना है, 100/3, और वो बचाने वाला अमाउंट कितना है, 1200। तो पर्टिकुलर अमाउंट का 100/3% जो है सो इज इक्वल टू 1200, तो हमें पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कितना एक्सपेंसेज हैं, तो हम टोटल अमाउंट जो हम कमाते हैं उसमें सेविंग घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंस बच जाएगा। यू कैन सी यूज दिस फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, अ मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट विल बी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक आदमी को, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, उसको कितना का लाभ हो रहा है, 20%, ठीक है ना। तो आपको इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस x है, क्योंकि सारा कुछ सेलिंग प्राइस पे है। ए मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, एक प्राइस है तो x पे बेच करके उसको मिलता है 20% का गेन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसका बोल रहा है कि इफ़ ही सेल्स इट एट अ डबल द प्राइस, तो अगर डबल द प्राइस पे सेल करता है तो क्या होता है, तो कितने का प्रॉफिट होती है। इसमें हम लोग नहीं, कॉस्ट प्राइस को अगर x मान लेते हैं, सो लेट्स एज्यूम कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा x मान लिए, तो उसमें 20% का गेन कर रहा है ना, तो कुछ प्राइस पे बेच करके उसको 20% का गेन मिल रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस क्या होगा निकाल सकते हैं ना। सो x का 120/100
100, तो ये आपको अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x/5। मतलब अगर x रुपये का चीज़ है 6x में 5 कर रहा है तो 20% का इसको गेन होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बोल रहा है कि हम 6x + 5 में बेचे हैं ना, हम नया जो सेलिंग प्राइस है वो इसका दोना है। सो कैन आई राइट 6x/5 × 2, सो इट्स 12x/5। तो अब क्या है कि हम 12x/5 पे कर रहे हैं, तो हमें कितना का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हमारी कॉस्ट प्राइस तो x ही लगी है ना। सो 12x/5 -x डिवाइड बाई x × 100 अगर कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे, हमारा लगा कितना है, कॉस्ट प्राइस तो हमारा x ही है ना, और हमने बेचा कितना 12x/5 में। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 7x/5 x × 100, तो ये हो जाएगा 20। सो इट्स 140% की जो है सो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगी। सो द आंसर शुड बी 140 है ऑप्शन में, यस। सो आंसर समझ में आ गया। हमने कॉस्ट प्राइस को x रख लिया है ना, और सेलिंग प्राइस निकाल दिया, 20% का इंक्रीज करके बेचा है इसने 6x/5, और बोल रहा है कि अगर हम सेल्स इट एट डबल द प्राइस, इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, ठीक है ना, तो जितना बेचा है उससे दुगुना पे बेच रहा है तो 12x/5 पे करेगा तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है हमारा, 10 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रेन take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह दिया कि 10 विमेन को किसी काम को कंप्लीट करने में 7 दिन लगते हैं और 10 चिल्ड्रन को 14 दिन लगते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए 10 विमेन कितने दिन, 7 दिन, ठीक है, और 10 चिल्ड्रन ये 14 दिन में, मतलब विमेन की और मेन की जो आपकी ये है वो आपको दोना है वर्क का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कि देखिए 10 विमेन जो है वो आपको 7 दिन लगाती है और 10 चिल्ड्रन मिलकर 14 दिन लगाता है, 2 गुना का अंतर आपको हो गया। समझ में आ गया इसमें। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका मतलब 1 विमेन = 2 चिल्ड्रन कर दें हम लोग, 1 विमेन = 2 चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि 5 विमेन हैं और 10 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और इस काम को कंप्लीट करनी है तो कितना दिन में होगा। 5 विमेन और 10 चिल्ड्रन हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। अब देखिए 5 विमेन की इक्वल टू हम 10 चिल्ड्रन लिख दें प्लस 10 चिल्ड्रन, तो अब हमारे पास कितना हो गया 20 चिल्ड्रन। सबसे आसान वे में बता रहा हूँ, तो अगर 10 चिल्ड्रन मिलकर के 14 दिन लगता है तो 20 चिल्ड्रन मिल जाएगा तो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर शुड बी 7। ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था, क्योंकि 10 विमेन को 7 दिन लग रहा था और 10 चिल्ड्रन को 14 दिन लग रहा था। इसका मतलब 1 विमेन = 2 चिल्ड्रन हो गया। एक विमेन जितना काम करती है उतना काम करने के लिए 2 बच्चों को काम करना पड़ता है। अब हमें पूछा है कि 5 विमेन और 10 चिल्ड्रन, तो 5 विमेन = 10 बच्चे, टोटल 20 चिल्ड्रन हमारे पास में अब हो गया। अब हमें काम कंप्लीट करना है, तो 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करता है तो 20 चिल्ड्रन होगा तो 7 दिन में, कम दिन में करेगा। सो दिस इज शुड बी द आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाई 7। अब आप देखिए इसमें तो सिंपल सा, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा देंगे तब भी हो जाएगा। तो 7 × 2 = 14 होता है ना, तो पहला नंबर तो 14 होगा, फिर 21 होगा, 28 होगा, फिर 35 होगा। तो इस तरह से भी अगर हम करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं आंसर, है ना, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा 13 × 7, तो ये हम कह सकते हैं 84, है ना, समझ में आ गया। 84, 12 × 7 = 84। तो 7 × 2 3 से लेकर के 12 तक जाएगा। अब देख लीजिए कितना हो गया, 2 3 से लेके क्या पूछा जा रहा है, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो जाती है। कितनी संख्याएं हैं 7 से भाग हो जाती है 11 और 90 के बीच में। तो देख लीजिए 2 3 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपको टोटल 11 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। सो आंसर शुड बी 11। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा लगाना नहीं है। ज़्यादा नंबर होता तो फिर हम लोग उसमें APGP का कुछ लगाते हैं, बट इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो सो द आंसर शुड बी आपको 11। आसान सा क्वेश्चन था। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मैन कैन रो 7.5 km/h इन स्टिल वाटर इफ़ इन ए रिवर रनिंग एट 1.5 km/h it takes him 50 minutes to row to a place and back, how far off the place। ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आया? एक मैन है जो 7.5 किलोमीटर पर आवर से जो स्थिर वाटर है वहाँ पे आपको क्या कर रहा है, स्थिर वेग में नौकायान कर रहा है, ठीक है। यदि 1.5 नदी में किसी स्थान पहुँचने और वापस आने में 50 किलोमीटर, मतलब स्थिर में 7.5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। अगर मान लीजिए कोई नदी 1.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो उसको आने और जाने में 50 मिनट लगता है, तो दूरी कितनी है उस स्थान का ये आपसे पूछ रहा है। नाउ इसमें एक डाउन स्ट्रीम हो गई है ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा। सो अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि अप स्ट्रीम में जो स्टिल वाटर का है, जैसे स्टिल वाटर का हम क्या मान लें, स्टिल वाटर का एस मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो, ठीक है ना। सो स्टिल वाटर का एस और प्लस रिवर का हम आर मान लेते हैं। सो डाउन स्ट्रीम में दोनों का समेशन हो जाती है और इसमें अप स्ट्रीम में एस माइनस आर हो जाता है। सो 7.5 अगर स्टील में है प्लस 1.5 तो इसको 9 किलोमीटर पर आवर, और 7.5 माइनस 1.5 है तो इट्स 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में 9 किलोमीटर पर आवर से होगा और 6 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि रजिस्ट भी होगा 1.5 किलो आवर का। तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का हो गया। नाउ टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल जो जाने में और आने में है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लगेगा। सो टोटल जो टाइम होगा जो आने जाने में टोटल, वो होगा टोटल अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, टोटल डाउन स्ट्रीम में क्या लग रहा है। नाउ द थिंग इज दैट वी नो दैट कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस ये होगा तो यही होगा, है ना। सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें बोल रहा है टोटल टाइम कितनी लगी है, 50 मिनट, ठीक है। सो 50 मिनट हमें रखते हैं सो दैट कि अगर कोई मिनट में नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। देन अगर अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में क्या है आप बताइए। इसमें अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर है। सो डिस्टेंस तो डी ही होगा, सो डी इज बाई 6 और प्लस डी बाई 9, सिंपल सा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इज इक्वल टू इट्स 18 और ये 3D प्लस 2D मतलब 5D, है ना। सो 50 इज इक्वल टू 5D डिवाइड बाई 18, सो ये 10 टाइम में, सो D इज इक्वल टू 180। क्लियर? अच्छा, इसमें 180 आ गया है, उसका रीज़न क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये 50 को हम लोगों ने मिनट में ही रखा है, तो आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 किलोमीटर शुड बी द टोटल डिस्टेंस होगा। सो हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, दैट्स 3 किलोमीटर। समझ गए? आने में स्टील वाटर में कितना लगता है और रिवर का कितना फ्लो है, उस अनुसार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके रखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अगली क्वेश्चन जो हमारी है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4624 इन 2 ईयर्स एंड टू 4913 इन 3 ईयर्स, द सम ऑफ द मनी इज। अभी कहा है कि कुछ पैसा हमारे पास में है, उस पैसा को हम चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में लगाने पे हम पाते हैं कि 4624 रुपया हमको 2 साल में हो जाता है और 4913 रुपया 3 साल में हो जाता है। तो कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नाउ हम लोग ये जानते हैं इसमें कि कैसे, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है, सो लेट्स सी द कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको एक शॉर्टकट से भी आप सॉल्व कर सकते हो एंड एक और आप ऐसे कर सकते हो इसको, जैसे कि मान लीजिए कि 2 ईयर्स में आपको बता रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला इज दैट अमाउंट P 1 प्लस R बाई 100 और 2 साल का है, ठीक है। सो अमाउंट N होता है ना, ये रेट होता है, ये प्रिंसिपल है, दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द टाइम पीरियड। क्लियर? सो 4624 रुपये अमाउंट हो जाता है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल का रेट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, 2 साल में। और उसी तरह 4913 हो जाता है कोई वही सेम पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेम इंटरेस्ट रेट पे 3 साल में। नाउ इस दोनों इक्वेशन से वी कैन गेट द रेट की वैल्यू। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेट इज इक्वल टू 6.25%। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ 6.25% यहाँ पे, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, बट आप रख के देखना, यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट द 4096। इट मे पॉसिबल कि आपके पास में और भी वे हो सकते हैं जो आप इसको थोड़ा सा समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो कभी भी ये, जैसे कि आपकी जो इसमें
आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे 4240 दिए हुए हैं, 4280 या 4346, 4406, ठीक है ना। तो अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपको 289 रुपये का है। टोटल एक साल में 289 रुपीज़ का होता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें गेस वर्क कर पाओगे 6.25% से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इसमें या तो कैलकुलेशन करोगे, बट दिस इज़ द वे, है ना। इसमें आप कैलकुलेशन करो या कोई ट्रिक लगाओ, बट ये बेसिक चीज़ जो है आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप डिवाइड करके इसमें से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। बाकी मेरी सजेशन यही है कि व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ 6 आर इज इक्वल टू 6.25%, तो आप बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि 4000 की पर कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि 4000 रुपये ही 2 साल में 6.5 से आपको अराउंड 4500 रुपये के आसपास में होगा, ठीक है ना। तो ये इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4300 रुपये में 6.5% से कभी नहीं आएगा 4624। तो ये चीज़ें से आप इसको आंसर कर सकते हो, तो कैलकुलेशन से बच सकते हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मैन बाइज ₹20 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड, द मैन वांट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन हिज मनी, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि 20 रुपये के शेयर हैं। कितने रुपए के शेयर हैं? 20 रुपये के शेयर हैं, और उस पर डिविडेंड कितना मिल रहा है? 9% की डिविडेंड मिल रही है। कितनी परसेंट की? 9% की, ठीक है, 9%। मतलब समझिए इसमें, अच्छा टोटल 20 शेयर हैं, ₹20 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। तो डिविडेंड कितनी मिल जाएगी? 20 का 9%, सो 9/5 रुपीज़, ये आपको डिविडेंड मिला। अब इनको द मैन वांट्स टू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 12%, उनके पास जो पैसा है उस पर आपको 12%, मतलब वो 100 रुपये में चाहते हैं कि उनको 12 रुपये मिले, नॉट 9 रुपीज़, ठीक है। उनका है कि 100 रुपये में हमको 12% चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि 100 रुपये में 12 मिले तो क्या करेंगे वो, तो 100 रुपये लगा करके वो चाहता है क्या कि हमारा 12 रुपया इनकम हो जाए। मतलब अगर 1 रुपया लगाएगा तो उसको 100 रुपये 12 पैसे आएगा। तो अगर 9 रुपये 5 पैसा अगर लगाता है तो क्या हो जाएगा? 100/12 इंटू 9/5। सो ये हो जाएगा टोटल 3 3 जा 3 4 जा 25 एंड 5। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15। मतलब अगर हर शेयर की वैल्यू मार्केट शेयर का 15 रुपया हो सकता है ना। सो मार्केट वैल्यू इस शेयर की कितनी है? 15 रुपया। तभी 15 रुपया अगर मार्केट शेयर की वैल्यू होगी तो उसको मिल सकता है 12% का। समझ में आ गया? क्लियर? 20 रुपये का है तो 9% आपने देख लिया इसमें, तो डिविडेंड हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। को एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें किसी राष्ट्र के द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है ना। हॉकी पे 63 डिग्री है, 54 है, 31 है, ये है। सो हाउ मच % लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल दैन दैट ऑन क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। इसमें तो डिग्री है तो हम इसमें कर सकते, टोटल 360 डिग्री होगी। तो हमसे पूछ रहा है क्रिकेट और फुटबॉल का, तो क्रिकेट का 81 डिग्री है, फुटबॉल का 54 डिग्री है। तो चेंज कितनी हो जाएगी? चेंज हो जाएगा 81 माइनस 54। और क्या पूछ रहा है कि हाउ मच % लेस इन स्पेंट ऑन फुटबॉल दैन ऑन क्रिकेट। फुटबॉल दैन ऑन क्रिकेट, तो हम इसको क्रिकेट से कंपैरिजन कर रहा है। सो 81 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे और इंटू डेफिनेटली 100 कर देंगे, तो हमें % आपको पता चल जाएगा। सो वी कैन राइट इधर 27/81 इंटू 100। सो ये 3 टाइम में, सो 33.3 आंसर शुड बी ई। आंसर आसान सा क्वेश्चन था। अगला है कि ए इन्वेस्टेड 76,000 इन ए बिजनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स, बी ज्वाइंड हिम विथ 57,000। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। ठीक है, सो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसके अनुसार से उनकी प्रॉफिट बनेगी, है ना। ये तो पता है। नाउ इन्वेस्टमेंट ए ने कितना किया? 76,000 रुपये किया, ठीक है। बी ने कितना किया? ये आपको बी ने किया 57,000 रुपया इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बी ने। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ए और बी का हो गया, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट जो होती है वो कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया और टाइम कितना दिया,
सो दैट्स अ प्रॉफिट। नाउ अगर हम बात करें कि 1 साल की ही बात कर रहे हैं ये लोग, ओके, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि ए और बी की अगर हम टोटल रेशियो निकालते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 76,000। ए कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, और ये कितना किया, 57,000। कितने दिन के लिए किया ये पता नहीं है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, सो दैट्स, तो ये आपको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। 3 से 3 गया, 19 से 4, 3 से 4। सो इट्स ए बाई बी इज इक्वल टू 16/x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस 2/1 कर दीजिए, यहाँ पे 16/x कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। टोटल 8 महीने ये काम करता है। इसका मतलब आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो 4 महीने के बाद ज्वाइन करेगा, क्योंकि 8 महीने टोटल किया है 12 महीने में, तो 4 महीने के बाद ही ज्वाइन किया होगा, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स। सोडियम सिलिकेट रहता है उसमें, घड़ी में जो प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या होते हैं, सोडियम सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो क्लॉक में जो यूज होते हैं उसमें रहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बैटरी पावर्ड ये होती है क्वार्ट्ज वाली, है ना, और दैट आर रेगुलेटेड बाय द टीनी क्रिस्टल ऑफ द क्वार्ट्ज, इसलिए इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन क्या होती है। कलरलेस गैस है, ब्राउन सॉलिड है, हाई इन्फ्लेमेबल गैस है, रेड लिक्विड है। सो ब्रोमीन जो आपको रेड लिक्विड है, Br होती है, एटॉमिक नंबर इसकी 35 होती है। इट्स अ वोलेटाइल रेड ब्राउन लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। सो ये इट्स अ रेड लिक्विड, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग कौन सी गैस होती है। तो वेल्डिंग में डिफरेंट वेल्डिंग होती है, उसमें डिफरेंट गैसेज होती हैं। सो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन जनरली आपको वेल्डिंग में आपको लगती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होता है मतलब कि कॉमन है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने ये डिटेल में दे दी है कि और कौन कौन सी वेल्डिंग होती है। जैसे मैप गैस वेल्डिंग होती है, ऑक्सो एसिटिलीन तो हमने बात ही कर लिया। देन ब्यूटेन और प्रोपेन वेल्डिंग होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग कंबाइंस हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन जनरेट स्टीम। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। सो वेल्डिंग में जनरली जो यूज होते हैं वो हमने बात की है। बाकी ऑक्सी गैसोलीन भी होती है, तो ये आप एक बार देख लेना कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये सब भी आप एक बार देख लेना। दूसरा है कि गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पे कौन सी परत होती है। तो गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि जिंक की परत हम लोग उस पर चढ़ाते हैं, है ना, कोरिजन से बचने के लिए, तो जस्ते की परत चढ़ाते हैं। आसान सा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो वेवलेंथ विजुअल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है। सो पहले आप स्टार्ट करो तो रेडियो, ये भी कभी कभी पूछता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रा, एक्स गामा रेज। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रा, एक्स गामा रेज। तो इस तरह से हम इसको वेवलेंथ का भी याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एंगस्ट्रम में दिया है। एंगस्ट्रम जो होता है 10 टू द पावर आपको 10 होता है, 10 के रेंज में, 10 टू द पावर 10 के रेंज में, -10 के रेंज में ये होता है। नाउ 3900 टू 7600 जो होता है वो आपको होता है विजुअल का। विजुअल का आपको 3900, आपको जनरली सम प्लेस पे 400 से लेकर के आपको 4000 से लेकर के इसमें 7500 भी रहता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द आइडियल रेंज जो है 3900 टू 7600, ये आपको वेवलेंथ का हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी का भी मैंने आपको दे दिया है, सो यू कैन सी द रेंज। अगला है कि जो कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। कार्बोनेट होते हैं कि बाइकार्बोनेट होते हैं कि बिस्मेथ होते हैं कि सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट जो होता है एक क्लीनिंग एजेंट होता है जिसमें 2 एंड होते हैं। एक निगेटिवली चार्ज होता है, जो निगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज जो होता है वो गंदगी और ऑयल को क्या करता है, पकड़ता है, और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो आपको वाटर के साथ बन जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि इस कारण से वो आपको गंदगी जो आपका है वो हम उसको धुलते हैं तो वो गंदगी बाहर हो जाता है, ठीक है ना। वह सल्फोनेट्स जो हैं आपको जनरली कॉमन टाइप ऑफ डिटर्जेंट होता है ना, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बाकी जो आपको जो नाइट्रेट्स है, बाइकार्बोनेट्स हैं, बिसुमथ्स हैं, दीज आर द साल्ट्स, है ना। तो इनका यूज जो है सो आपको बिस्मथेट है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ये सब यूज करते हैं हम लोग जनरली साल्ट के रूप में, है ना। तो ये ध्यान रखना है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। आसान सा क्वेश्चन है कि मानव पसीने में क्या क्या होती है ना। सो प्रेस्पिरेशन को हम लोग स्वीट भी बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं। और इसमें जो फ्लड जो है तो आपको स्वीट ग्लैंड से जो आपको निकलती है वो उसकी बात की जाती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें आपको सल्फ़र होती है क्या, आयरन होती है क्या, मैग्नीशियम क्या होती है क्या। इसमें आपको सोडियम होती है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, इट्स अ जिंक ऑल्सो, तो कैल्शियम भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है ना। और इट्स डिपेंड्स ऑन द कि हमारी जो ईटिंग जो हैबिट है या ड्रिंकिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो पसीने में से जो निकलती है वो चेंज हो जाती है। बट जनरली ये होती है, बाकी मैंने डिटेल में आपको दे दी है कि कौन सा अमाउंट कितना निकलता है। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? सो वन इज़ द ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है वो होता है फेरस सल्फेट, है ना। फेरस सल्फेट को हम लोग हरा थोथा बोलते हैं और कॉपर सल्फेट को ब्लू थोथा बोलते हैं। सो इट्स अ कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। इट्स अ CuSO4 5H2O, है ना। और जो फेरस सल्फेट होता है उसको क्या बोलते हैं? FeSO4 7 मोल ऑफ वाटर H2O। सो आंसर शुड बी सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा को क्या बोलते हैं? मतलब कोई एटम है ना, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। सो आंसर शुड बी न्यूक्लियस जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। नेगेटिवली जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या हो जाएगा? धनावेशित हिस्सा जो होगा वो आपको इसमें न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल एंड प्रोटॉन, तो धनावेशित हिस्सा जो होगा दैट्स अ प्रोटीन, ठीक है ना। ये आसान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करना है। ठोस को गैस में परिवर्तन करना है वो क्या होगा? सो सॉलिड को अगर हम लोग आइस में बदलते हैं, ठोस को, सॉलिड को डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या होगा? तो सॉलिड को जो गैस में करते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, है ना। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और अगर गैस बनता है लिक्विड में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सो गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है ना। और इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? सब्लिमेशन जो हो गया वो आपको सॉलिड टू गैस। तो इतना चीज़ अगर आप याद रखेंगे, बाकी मैंने डायग्राम में सारी चीज़ें दे दी हैं तो आप देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। सो ह्यूमन सिस्टम में इंसुलिन जो है सो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। और इंसुलिन क्रिएट किसके किया जाता है? पैनक्रियाज हमारे जो होते हैं उससे होते हैं, ठीक है ना। एंड पैनक्रियाज दैट कंट्रोल्स, हम लोग को जो ग्लूकोज होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये ऑल्सो हमको हेल्प करता है कि ग्लूकोज को लीवर में आपको स्टोर करने में, ठीक है ना। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी इसमें डायबिटीज़ में आप लोग इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, कि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो भी चीज़ें हैं। बाकी मैंने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह सारी डिटेल दे दी है, आप इसको देख लेना। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, नाम से क्लियर है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है या उसको स्टॉप करने के लिए कि वो फर्दर ग्रो ना करे उसके लिए। पेनिसिलिन जो है आपको एंटीबायोटिक है, आप ठीक है ना। पेनिसिलिन जो है सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जैसे को करता है कंट्रोल, तो बिल्कुल ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन जो है जनरली ये आपको पेन वगैरह के लिए है, पेन के लिए है, ठीक है ना। सो पैरासीटामोल जो है ये भी हल्का पेन के लिए, फीवर वगैरह के लिए इसका यूज करते हैं। और सल्फाडाइजिन जो है, ये सल्फर ड्रग जो है ये भी आपको बैक्टीरिया के लिए काम होता है, सल्फाडाइजिन। सो मोर देन वन ऑफ द अबव हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। सो एस्पिरिन इज फॉर द पेन एंड पैरासीटामोल ऑल्सो इज फॉर द पेन, क्लियर। और फीवर में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है?
गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको बोलेंगे कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेटेड है वो है हमारा राइस, ठीक है ना। तो ये हम लोग को पता होगा एंड ये देख लिया हम लोगों ने। सबसे भारी मेटल कौन है? इन सब में जितना भी दिया हुआ है सबसे भारी कौन सा है? गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, प्लैटिनम है। सो द आंसर इज द प्लैटिनम जो है सो सबसे भारी है ना। अगर हम लोग चार्ट देखें तो इट्स अ प्लैटिनम, देन नेपट्यूनियम है ना, देन आपको ये प्लूटोनियम है, फिर आपको इसमें टंगस्टन है, देन गोल्ड है। ओके, उसमें भी ऑस्मियम सबसे ज़्यादा है, ऑस्मियम एंड इरिडियम, सॉरी ऑस्मियम इरिडियम, बट ऑस्मियम और इरिडियम हमारा आंसर है नहीं, तो आंसर में जो है उसके अनुसार से प्लैटिनम शुड बी द आंसर। सबसे भारी ऑस्मियम होगा। स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से बनी होती है? तो इसमें क्रोमियम होते हैं, निकेल होते हैं। सो मेनली आपको क्रोमियम, निकेल होते हैं, उसके अलावा भी कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब भी होते हैं इसमें, बट मेनली जो है सो आपको किसके होते हैं? क्रोमियम और निकेल, इसमें ज़्यादा आपको होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि वन ऑप्शन है आयरन और निकेल और वन है आयरन क्रोमियम। तो अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी की बात अगर आप करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे क्रोमियम है, तो ये आंसर होगा। वैसे उसमें निकेल भी होता है, तो ये आंसर भी होना चाहिए, इसलिए नन ऑफ द अबव बेस्ट ऑप्शन इसमें होगा। समझ में आ गया? इसमें आयरन के साथ साथ क्रोमियम और निकेल भी रहती है। क्रोमियम ज़्यादा रहती है, अराउंड 20% क्रोमियम होती है और अराउंड 10% निकेल होती है। तो आप आयरन के साथ निकेल ऑप्शन दोगे या क्रोमियम दोगे तो बेटर है। इट्स नन ऑफ द अबव, ये दोनों को मिला करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ना। सो स्लैक्ट लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम है। तो जिप्सम होती है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है उसमें वाटर मिला करके प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर मिला देते हैं तो आपको जिप्सम बनाता है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ जिप्सम, ठीक है ना। ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। दिस इज द कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये H2O, तो ये आपको जिप्सम बना देता है, तो स्ट्रांग हो जाता है ना। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब एक हाइड्रोकार्बन की वैसे बात कर रहा है जिसमें विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय ए डबल बॉन्ड, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड ऐसे की बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्केन। देखिए अल्केन जो होता है ना उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी तो आपको हाइड्रोजन तो ऐसे रहेंगे। अल्काइन जो होता है, अल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, अल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड से, और फिर इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। और अल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं और एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सो आपसे पूछा है कि डबल बॉन्ड वाला, तो इट्स अ अल्कीन। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विनेगार, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड और इथाइल एस्टेट। तो इसी तरह एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका बोलते हैं। इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है, ठीक है ना। इथेनॉल के फर्मेंटेशन से विनेगार बनता है, ठीक है ना। आप इसको देख लेना। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल कौन से हैं? सो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक। तो इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कार की बैटरी में H2SO4 का यूज होता है। अगला है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोडा वाटर की जब बोतल आप ओपन करते हो, इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। अगर इसको बाइफरफेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप बस कोशिश करो तो सब कुछ हासिल की जा सकती है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे यू विल गेट द क्वेश्चंस, MCQs आपको मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।